हाय डियर फ्रेंड्स, दबंग मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर मैं नीरज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, सी टेट, एम पी टेट और अदर टेट को लेकर मैं गणित पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और इसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी संभावनाएं भी हैं आगामी परीक्षा में आने की। देखिए दोस्तों, तैयारियों में लगे रहिएगा। परीक्षा होगी भाई, फॉर्म फिल हो गए हैं मतलब परीक्षा होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी, ठीक है ना। निरंतर 2 से 3 बार अपनी परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं एमपी टेट की, है ना। अभी 26 सितंबर की डेट थी, अब वो भी पीईबी की साइट पर पोस्टपोन कर दी गई है ना। डिक्लेयर कर दिया गया है उस डेट को। अभी तक पता नहीं है कि होगा कब, लेकिन होगा ज़रूर। जब भी होगा अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। आप लोगों ने इतने दिन पढ़ाई की है, उसे आप अपने आप को चेक करते रहिएगा, है ना। क्या है, ऐसे में प्रश्नों को अपन भूल जाते हैं, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं गणित पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। गणित का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, अमेरिका में, भारत में या इंग्लैंड में? तो गणित का जन्म दोस्तों भारत में हुआ था, है ना। गणित का जन्म कहाँ से हुआ था? भारत से, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरा, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल आधार क्या है? हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल आधार क्या है? गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या अंग्रेजी है? तो देखिए दोस्तों, हॉगबेन ने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगबेन ने क्या बोला है? हॉगबेन ने, आपको पता है, हॉगबेन गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, गणित। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल आधार क्या है? गणित। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवर्ती ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। यह कैसा संबंध है दोस्तों? पारस्परिक है क्या, एकिक है, गुणांक है या कोई नहीं? तो देखिए, पहले हम सरल ब्याज सीखेंगे, साधारण ब्याज निकालना, जिससे हमें पता चल पाएगा कि यार 10% ब्याज लग रहा तो एक साल में कितने पैसे होंगे, कितना ब्याज हो गया। लेकिन अगर हम ये नहीं सीखें साधारण ब्याज, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज सीखने में भी दिक्कत होगी, है ना। तो सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध कैसा है? पारस्परिक संबंध है। कैसा संबंध है? पारस्परिक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। पारस्परिक आएगा दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है। 4th क्वेश्चन में देखिएगा, क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? करथवाल ने किया कि बीएस ब्लूम ने किया है, सिम्पसन ने या कोई नहीं? तो क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, सिम्पसन ने। किसने किया है दोस्तों? सिम्पसन। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षा में और इस बार भी संभावना है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सिम्पसन ने किया। नेक्स्ट, आगमन विधि किसका मार्ग है? आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का है या अनुसरण का है, अनुसंधान का है या तीव्रता का है? तो बताइए दोस्तों, आगमन विधि किसका मार्ग है? तो आगमन विधि जो है खोज का मार्ग है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या क्या है? जैसे उदाहरण से नियम की ओर, है ना। उदाहरण से नियम की ओर, ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं, है ना। और विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें भी आगमन विधि में ही चला जाता है ना, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। और ज्ञात से अज्ञात भी आगमन विधि में ही चला जाता है, पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना।
तो आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का मार्ग है। और एक बात और है, आगमन विधि से ही संबंधित ये है कि आगमन विधि के द्वारा जो है छोटी कक्षाओं का शिक्षण कराया जाता है ना, छोटी कक्षाओं में उपयोगी है आगमन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दिख पा रहा होगा आप लोगों को। विश्व में एक समान रूप से उपयोग में आने वाली भाषा है। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी भाषा है जो पूरे विश्व में एक समान रूप से प्रयोग की जाती है? जैसा हम करते हैं वैसा ही दूसरे देश में भी करते होंगे, भारत हो, इंडिया हो, चीन, कहीं भी हो, है ना। तो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, चीनी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है या गणित की भाषा है? तो दोस्तों गणित की भाषा एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण विश्व में एक समान रूप से उपयोग में होती है, ठीक है ना। गणित, यहाँ अगर हम 3 बोल रहे हैं इसे, तो अमेरिका में भी इसे 3 ही बोलेंगे, 3, है ना। 4 बोल रहे हैं तो अमेरिका में भी 4 ही कहेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 3 + 4 = 7, यहाँ भी बोलेंगे वहाँ भी बोलेंगे। भाषा सब जगह एक सी है ना। किसकी? गणित की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या बालकों के मनोरंजन के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या बालकों को लुभाने के लिए, कि फिर बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए? तो देखिए दोस्तों, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, है ना, दृश्य सामग्री का उपयोग। और बालकों को लुभाने के लिए भी इसका उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और केवल मनोरंजन के लिए ही दृश्य सामग्री का उपयोग नहीं होता। दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों होता है? बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। इससे बालक जो है एक्टिव हो जाता है, क्लास में रुचि लेने लगता है। उसके सामने अगर सामग्रियाँ रख दी जाएं तो उस पर वह चिंतन विचार करने लगता है, उसे इंटरेस्ट जागता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 8, नई प्रकरण के प्रति, नई यहाँ पे नया होगा, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। नए प्रकरण को समझाने के लिए, कैसे प्रकरण को? नए प्रकरण को समझाने के लिए। अगर कोई नया पाठ हम लेकर आए हैं, अब उसे हमें समझाना है, तो उसमें विद्यार्थियों का ध्यान हमें आकर्षित करना है, तो अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान कहते हैं, या प्रस्तावना कहते हैं, या उद्देश्य कथन कहते हैं, या आदर्श प्रश्न क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, आदर्श प्रश्न तो नहीं हो सकता, और उद्देश्य कथन भी इसका उत्तर नहीं है। रही बात पूर्व ज्ञान की और प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर ही हमारा ये पूर्व ज्ञान शामिल है, तो ये पूर्व ज्ञान भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो प्रस्तावना प्रश्न है, बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ये पूर्व ज्ञान जो है दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न में ही शामिल हो गया। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है? हम पूर्व ज्ञान उनका बालकों का चेक करते हैं, है ना। तो नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहेंगे? प्रस्तावना कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखा गणित में कौन से स्तर को स्थान दिया जाता है? बताइए, रेखा गणित में कौन से स्तर को स्थान दिया जाता है? क्या आकार को दिया जाता है, विस्तार को दिया जाता है, या स्थिति को दिया जाता है? तो दोस्तों रेखा गणित में जो है आकार, विस्तार, स्थिति, इन सभी को जो है स्थान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की क्या विशेषता है? शुद्धता है, परिणामों
की निश्चितता है या तर्कपूर्णता या उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो गणित विषय की विशेषता में शुद्धता भी आती है, शुद्धता भी है शामिल, शुद्धता भी है ना, शुद्धता होती है और परिणामों के की निश्चितता भी होती है कि यार परिणाम जो है उसके निश्चित होते हैं, है ना। अगर 5 और धन 3 को जोड़ेंगे तो अगर इसका उत्तर 8 आएगा, चाहे मैं जोड़ूं, आप जोड़ें या कोई भी जोड़े, इसका उत्तर 8 है तो 8 ही है, तो परिणाम निश्चित होते हैं। और तर्कपूर्णता, तर्कपूर्णता भी होती है, गणित तो तर्क प्रधान विषय ही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी नहीं, केवल बी नहीं, केवल ए नहीं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर लिया था? पूर्व में ही ज्ञात कर लिया था। पाइथागोरस प्रमेय को किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर लिया था? कात्यायन ने, ब्रह्मगुप्त ने, बोधायन ने या यूक्लिड ने? तो दोस्तों सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को भारतीय गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने ज्ञात कर लिया था? वो हैं बोधायन। बोधायन ने सबसे पहले ही ज्ञात कर लिया था दोस्तों, बाद में पाइथागोरस ने किया, है ना, और उनके नाम पर ही वह प्रमेय को रख दिया गया। तो बोधायन जो है सबसे पहले किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय को ज्ञात किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित की वह विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। ये तो बिल्कुल रट गया होगा दोस्तों, दीजिएगा इसका जवाब क्या होगा? गणित की वह विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है प्रयोगशाला विधि है क्या, आगमन विधि है, निगमन विधि है या संश्लेषण विधि है? तो निगमन विधि, निगमन विधि में हम कहाँ से चलते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और आगमन विधि में हम कहाँ से चलते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात आगमन विधि में और निगमन विधि में कहाँ से? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? गणित सभी विज्ञानों का सिंहदार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? गणित सभी विज्ञानों का सिंहदार एवं कुंजी है, यह किसने किया है? हॉगवेन ने कहा है कि रोजर बेकन ने, गैलीलियो ने या रसेल ने? तो रोजर बेकन ने यह कथन कहा है दोस्तों, गणित सभी विज्ञानों का सिंहदार एवं कुंजी है। और गैलीलियो ने क्या किया है, क्या कहा है? गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर दिया है। ये गैलीलियो की परिभाषा है। ठीक है, और रसेल ने कहा है, रसेल ने क्या कहा दोस्तों? ये कि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, फिर भी वह एक तर्कपूर्ण भाषा है। यह किसकी परिभाषा है? रसेल की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा दोस्तों, रोजर बेकन ने की है। किसने कहा है यह कथन? रोजर बेकन ने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और जुड़े रहिएगा इसी प्रकार की धुआंधार प्रैक्टिस के लिए, और लगे रहिएगा दोस्तों जब तक परीक्षा ना हो जाए, थोड़ा ना थोड़ा प्रयास करते रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 14, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है, कैसा होता है? मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है, आर्थिक होता है या इनमें से सभी? तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कई व्यवहारिक लगा कर आ जाते हैं, व्यवहारिक नहीं होता। व्यवहारिक कहाँ होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर, है ना। माध्यमिक स्तर पर यह व्यवहारिक होगा 6 से 8 में, है ना। माध्यमिक स्तर पर जो है यह व्यवहारिक होगा। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अगर पूछा जाए गणित का महत्व, तो वह हमेशा दोस्तों होगा मानसिक। क्या होगा? मानसिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा होगा? मानसिक। और अगर माध्यमिक स्तर पर पूछे या उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे तो व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा आंसर राइट ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।
वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ। हम ऐसे ही प्रैक्टिस लेकर डेली आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बस अपना साथ बनाए रहिएगा दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।